दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। विशेषकर ध्यान दीजिए कि आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है पूरा स्पेलिंग सहित डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको आपको याद कर लेना है। उसके बाद में अब ये जो डीएनए है इसके तहत हम 4 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा डीएनए का परिचय, दूसरा टॉपिक होगा डीएनए की खोज, तीसरा टॉपिक होगा डीएनए की संरचना और चौथा टॉपिक होगा डीएनए का महत्व। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक बनेगा वो क्या होगा? डीएनए का परिचय। अब सबसे पहले मैं आपके डीएनए के परिचय को लिखवा देता हूँ, उसके बाद में इसको मैं समझाता हूँ। आप लिखेंगे डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी की लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। इसकी खोज 1869 ईस्वी में जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक मीस्चर ने की थी। अब इस चीज़ को समझिए आप। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक। और ये क्या करता है कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 आँख है, मुख है, ठीक। तो अब क्या होगा कि उससे उत्पन्न जो संतान होगा, उसका जो संतान होगा उसके भी 2 पैर होंगे, 2 हाथ होंगे, आँख होंगे और मुंह होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ये जो व्यक्ति था उसके पूँछ नहीं था, उसके बच्चे के पूँछ निकल आएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या करता है कि एक पीढ़ी के गुण यानी कि लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, यानी दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। यही होता है डीएनए। अब एक चीज़ विशेष कर ध्यान दे लीजिए कि डीएनए का काम केवल लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना ही नहीं है, बहुत सारे इसके महत्व हैं। तो इसको सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीएनए का परिचय। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है डीएनए की खोज। अब डीएनए का जो खोज है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, विशेषकर आप समझिए। दोस्तों जो हमारा शरीर है, ठीक, जो हमारा पूरा शरीर है, हमारी पूरी शरीर छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, यानी कि छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। मतलब समझिए, मतलब ये है कि जैसे एक ईंट होता है, ठीक। ईंट किससे मिलकर बना होता है? ईंट छोटे छोटे बालू यानी कि मिट्टी के कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। उसी प्रकार से जो हमारा पूरा शरीर है वो करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कोशिकाओं का जो आकृति होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। तो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अब इस चीज़ को सबसे पहले किसने बताया? एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, ठीक। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका यानी कि सेल का खोज की। इन्होंने ही बताया कि जो हमारा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और कब बताया? 1665 ईस्वी में। इतनी बात हो गई। उसके बाद में अब 1831 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, ठीक। और रॉबर्ट ब्राउन क्या करते हैं कि ये जो कोशिका है, कोशिका पर अपना पूरा परीक्षण करते हैं, ठीक, प्रयोग करते हैं। और कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज करते हैं ये, ठीक। यानी कि 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज करते हैं। यानी कि कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इन्होंने 1831 ईस्वी में ये चीज़ बताई। उसके बाद में 1888 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं वाल्डियर, ठीक। और ये क्या करते हैं कि ये कहते हैं कि कोशिका विभाजन से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो वाल्डियर वैज्ञानिक आते हैं 1888 ईस्वी में, ये क्या करते हैं कि ये कोशिकाओं पर पूरा रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में ये बताते हैं कि ये जो कोशिकाएं होती हैं, अगर इन कोशिकाओं का विभाजन कर दिया जाए तो नई कोशिकाओं की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक। इतनी बात।
अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर आप पहुंच चुके हैं, विशेषकर ध्यान दीजिए। 1869 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, फ्रेडरिक मीस्चर। अब एक चीज़ नोट कर लीजिए कि बहुत सारे किताबों में इनका नाम फ्रेडरिक मीस्चर देखने को मिलता है और कई सारे किताबों में इनका नाम फ्रीडरिक माइखर देखने को मिलता है। ठीक, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना आप। ठीक, तो ये जो फ्रीडरिक माइखर थे, ये क्या किए कि 1869 ईस्वी में, चूँकि उस समय किस चीज़ की खोज हो चुकी थी, कोशिका की खोज हो चुकी थी, और साथ ही जो कोशिका के अंदर केंद्रक था, केंद्रक की खोज हो चुकी थी। तो अब इस फ्रीडरिक माइखर ने क्या किया कि उस केंद्रक के अंदर जो अणु थे उन पर प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, और प्रयोग करने के बाद इनको दो चीज़ देखने को मिले। पहली चीज़ थी सल्फर और दूसरी चीज़ थी फास्फोरस। ठीक, यानी कि कोशिकाओं के अंदर जो केंद्रक था, केंद्रक के अंदर इनको सल्फर और फास्फोरस की मात्रा मिली, और विशेषकर ध्यान दीजिए कि जो सल्फर की मात्रा थी वो थोड़ा कम मात्रा में इनको मिला, लेकिन यहीं पर जो फास्फोरस की मात्रा थी वो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में थी। ठीक, तो अब यहाँ पर सबसे बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया। क्या मुद्दा उठ गया? क्योंकि उस समय तक सिर्फ ये पता था कि जो ये कोशिका होती है ये प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन जब यहाँ पर फास्फोरस की मात्रा मिली तो तुरंत यहाँ पर ये अचंभित हो गए कि भाई प्रोटीन में फास्फोरस की मात्रा होती नहीं। तो इससे इन्होंने अनुमान लगाया कि ये जो कोशिका होती है, कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन के अलावा कोई फास्फोरस युक्त पदार्थ उपस्थित होता है। ठीक, अर्थात इस फास्फोरस युक्त पदार्थ का नाम इन्होंने दिया न्यूक्लिन। ठीक, तो ये चीज़ आपका हो गया। तो इसी कारण से इनको, ये जो फ्रीडरिक माइखर थे, इनको डीएनए की खोज का श्रेय जाता है। ठीक, अब विशेषकर ध्यान दीजिए, 1889 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं, एल्टमान। ठीक, ये क्या करते हैं कि केंद्रकीय पदार्थ में से प्रोटीन को अलग कर शेष फास्फोरस युक्त पदार्थ को अम्लीय होने के कारण न्यूक्लिक अम्ल नाम दे देते हैं। ठीक, यानी कि क्या हुआ कि ये जो एल्टमान आते हैं 1889 ईस्वी में, ये क्या करते हैं कि जो कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर जो अभी फ्रीडरिक माइखर थे उन्होंने क्या बताया कि प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन के साथ साथ एक फास्फोरस युक्त पदार्थ पाया जाता है। ठीक, तो इन्होंने बताया कि ये जो फास्फोरस युक्त पदार्थ है ये अम्लीय है, और अम्लीय होने के कारण इसका नाम इन्होंने क्या रखा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, तो ये इतनी बात यहाँ पर हो गई। उसके बाद में अगर हम आगे आ जाएं तो फिर एक वैज्ञानिक आते हैं 1893 ईस्वी में। ठीक, 1893 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं कोसेल, और कोसेल क्या करते हैं कि ये न्यूक्लिक अम्ल का विखंडन करते हैं। मतलब कि अब न्यूक्लिक अम्ल यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल केंद्रक में मिल गया। ठीक, अब न्यूक्लिक अम्ल का भी ये विखंडन करते हैं, जिससे इनको 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक उपस्थित मिलते हैं। ठीक है, जिसमें मैं आपका उनका नाम बताता हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। ठीक, तो इनको 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक उस न्यूक्लिक अम्ल में मिलते हैं। इतनी बात का पता ये लगा देते हैं। उसके बाद में फिर 1909 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं। अब लेविन क्या बताते हैं कि ये जो हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल। अब ये जो न्यूक्लिक अम्ल था इस पर इन्होंने भी रिसर्च किया, और इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो राइबोस नामक पंचकार्बनीय शर्करा होती है। ठीक, इतनी बात इन्होंने बताई, और उसके बाद में 20 साल तक ये चीज़ें चलती रहीं। 20 साल बाद फिर 1929 ईस्वी में इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल में उपस्थित शर्करा
राइबोस से भिन्न होता है, यानी कि अलग होता है। राइबोस अलग है और शर्करा अलग है। ठीक, क्यों बताया? क्योंकि इसके अणुओं में ऑक्सीजन का एक परमाणु कम होता है। ठीक, अतः यहाँ से डीऑक्सी राइबोस की उत्पत्ति हो गई। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि इस कारण से ही यहाँ पर पता चल गया कि कोशिका के केंद्रक में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। एक कौन सा? एक राइबोस और एक यहाँ पर शर्करा वाला। ठीक, तो यहाँ से पता चल गया कि एक प्रकार का जो आपका न्यूक्लिक अम्ल है उसको उन्होंने बताया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अर्थात डीएनए, और दूसरे टाइप को बताया कि आरएनए अर्थात राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ से डीएनए और आरएनए की खोज हो गई। अब विशेषकर एक चीज़ ध्यान दे लीजिए कि उस समय तक जब तक डीएनए की खोज हो चुकी थी तब तक डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कोई व्यक्ति नहीं मानते थे, यानी वैज्ञानिक आनुवांशिक पदार्थ उसको नहीं मानते थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो है प्रोटीन। आनुवांशिक पदार्थ मतलब क्या कि वह पदार्थ जो एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाए। ठीक, वही आनुवांशिक पदार्थ। तो उस समय तक आनुवांशिक पदार्थ माना जाता था प्रोटीन को, लेकिन जब डीएनए की खोज हो गई तो इसको लोग ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात ये एक ऐसा पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो इसके लिए भी एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। कौन सा प्रयोग किया इसको हम जानते हैं। दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे ग्रिफिथ। इन्होंने क्या किया कि निमोनिया के एक जीवाणु को लिया, उसको गर्म किया, और गर्म करने के बाद में, चूँकि हमको पता है कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल, इतनी चीज़ें पाई जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि उस जीवाणु को गर्म करके सारे पदार्थों को निष्क्रिय कर दिया, एक पदार्थ को छोड़कर। एक पदार्थ जो था वो क्या था? न्यूक्लिक अम्ल, अर्थात न्यूक्लिक अम्ल को छोड़कर बाकी सारे प्रोटीन्स और जो भी थे उनको निष्क्रिय कर दिया। ठीक, अब इस न्यूक्लिक अम्ल को, इस जीवाणु से प्राप्त न्यूक्लिक अम्ल को और एक अन्य जीवाणु जो कि रोगाणुजनक नहीं था, मतलब कि एक ऐसी जीवाणु उन्होंने लिया उसी के प्रजाति का जो रोग को नहीं फैलाने वाला था। ठीक, तो उस जीवाणु और इस जो इन्होंने न्यूक्लिक अम्ल निकाला एक जीवाणु से, निमोनिया वाले उस जीवाणु, दोनों जीवाणु को एक साथ एक चूहे में प्रवेश करा दिया। ठीक, प्रवेश कराने के बाद में क्या देखा उन्होंने कि वो जो चूहा था उस चूहा को निमोनिया हो गया। अर्थात यहाँ से सिद्ध हो गया कि ये जो डीएनए है ये एक आनुवांशिक पदार्थ है, अर्थात ये जो डीएनए है ये एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा डीएनए का खोज हो गया। तो आपने डीएनए के खोज को पूरा बेहतर तरीके से पढ़। अब हमारा अगला टॉपिक आता है डीएनए की संरचना। अब डीएनए की संरचना को जानने से पहले आप इसका पूरा चित्र देख लीजिए। जो डीएनए होती है, डीएनए का जो चित्र होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। डीएनए को जब आप जूम कर देखेंगे तो इस प्रकार की आकृति होती है। ठीक, अब डीएनए की संरचना में आप फर्स्ट नंबर डालकर लिखेंगे कि डीएनए का प्रत्येक अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे से सर्पिल क्रम में जुड़ी रहती हैं। इस द्विकुंडलन का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। मतलब इस चीज़ को आप समझिए, ये जो डीएनए होता है, डीएनए दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी होती है। अर्थात यहाँ पर आपको दो श्रृंखलाएं आपको दिखाई दे रही हैं, एक ये एक ये, इन दोनों श्रृंखलाओं से बनी होती हैं और ये सर्पिल क्रम में जुड़ी होती है। अर्थात जैसे दो सर्प एक दूसरे को लपेटते हैं, ठीक इसी तरीके से ये जो डीएनए होती है वो एक दूसरे से ऐसे कुछ इस तरीके से लपटी हुई होती हैं दोनों श्रृंखलाएँ। ठीक,
तो ये जो श्रृंखला होती है इसके अगर व्यास की बात की जाए तो इसका व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। उसके बाद में आप सेकंड नंबर डालकर लिखेंगे कि प्रत्येक डीएनए अणु 3 घटक अणुओं से बना संयुक्त अणु है, जिसमें एक अणु फास्फेट समूह का, एक डीऑक्सीराइबोस तथा एक नाइट्रोजनी क्षारक का होता है। यानी कि ये जो आपका डीएनए होता है ये 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा फास्फेट का, उसके बाद में डीऑक्सीराइबोस का और नाइट्रोजनी क्षारक का। तो ये आपका हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद में तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे कि प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और फास्फेट समूह एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यानी कि ये जो डीएनए है इसमें जो शर्करा और फास्फेट है ये दोनों एकांतर क्रम में जुड़ा होता है। तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। उसके बाद में अगर आप चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे कि एक श्रृंखला में प्यूरीन दूसरी श्रृंखला में पिरिमिडीन से हाइड्रोजन आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ए सदैव टी से तथा सी सदैव जी से जुड़ा होता है। मतलब क्या है कि जहाँ ये जो आपका डीएनए है, डीएनए में जो आपका एडेनिन है वो सदैव आपके थायमिन से जुड़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में, ये एडेनिन है, ये थायमिन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में अगर आप बात करें ये जो आपका साइटोसिन है ये जो है ये हमेशा जुड़ेगा आपके ग्वानिन से, अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो साइटोसिन है ये ग्वानिन से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर भी ये साइटोसिन होगा वो ग्वानिन से जुड़ा होगा और ये जो एडेनिन होगा वो थायमिन से जुड़ा होगा। तो ये आपका हो गया डीएनए की संरचना। उसके बाद में अब हम लिखेंगे डीएनए के महत्व के बारे में, यानी कि अब हमारा टॉपिक होगा डीएनए का महत्व। इसमें आप लिखेंगे फर्स्ट नंबर डालकर, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जो सजीवों में आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। तो इस चीज़ के बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि ये एक पीढ़ी के लक्षण को दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। ठीक, उसके बाद में दूसरे नंबर आप डालकर लिखेंगे कि डीएनए कोशिका की सभी उपापचयी व अन्य जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। मतलब क्या है इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले आपका पॉइंट आया उपापचयी। तो उपापचयी क्रिया का मतलब ये है कि जो आपका शरीर है, शरीर में वृद्धि होती है, प्रजनन होता है और उसके बाद में बहुत सारा ह्रास होता है, तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये उपापचयी क्रिया में आती है। ठीक, तो आपके शरीर के वृद्धि के लिए क्या ज़रूरी होगा, आपके शरीर में जो छोटी छोटी कोशिकाएँ हैं उनकी वृद्धि होगी तभी आपके शरीर की वृद्धि होगी। प्रजनन के लिए जो भी आपके प्रोडक्ट तैयार होंगे वो सब सारी जब तक आपकी कोशिकाएं एक्टिव नहीं होंगी तब तक नहीं होंगे। तो ये जो आपका डीएनए है, डीएनए क्या करता है, उपापचयी क्रिया पर या आपके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रिया पर भी नियंत्रण रखता है। और एक चीज़ विशेष कर ध्यान दे लीजिए कि ये जो डीएनए होता है इसको कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, यानी कि ये कोशिका को मैनेज कर कर रखता है। ठीक है, उसके बाद में आप इसमें थर्ड नंबर डालकर लिखेंगे कि डीएनए स्वयं के संश्लेषण को निर्देशित करता है। इसे डीएनए प्रकृतिकरण या ग्रिफिथ का लिपिकरण कहते हैं। मतलब इनका यही है कि ये क्या करता है, ये जो डीएनए होता है, डीएनए एक जैविक अणु से दूसरे जैविक अणु में ये अपघटित हो जाता है, यानी कि ये नए अणुओं की उत्पत्ति कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डीएनए का महत्व। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद।